नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का जन सैलाब। बीजेपी ने भी बनाया बड़ा प्लान। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जन शताब्दी जयंती। भारत रत्न देने की घोषणा से जश्न का माहौल। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को किया फोन। नीतीश कुमार बोले, कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया कर्पूरी ठाकुर को सम्मान। टूट गया विपक्षी गठबंधन। टीएमसी आप ने दिया कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, तो पंजाब में भी आपने किया कांग्रेस से किनारा। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की तैयारी। जबरदस्त हलचल तेज। नीतीश सरकार पर मंडरा रहा संकट। विधायकों के पाला बदलने की खबर। महाराष्ट्र से बंगाल तक ईडी का बड़ा एक्शन। शरद पवार के पोते रोहित से ईडी की पूछताछ। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर ईडी का एक्शन हुआ तेज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अयोध्या धाम की, जहां रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन आज रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। काफी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे, जिसका पूरा शेड्यूल भी सामने आ गया है। जिसके अनुसार त्रिपुरा की सीएम अपने कैबिनेट के साथ 31 जनवरी को, योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट 1 फरवरी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। तो साथ ही महाराष्ट्र की कैबिनेट 5 फरवरी, हरियाणा की 9 फरवरी, राजस्थान की 12 फरवरी, गोवा की 15 फरवरी, असम की 22 फरवरी, गुजरात की पूरी कैबिनेट 24 फरवरी को और 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। भक्तों का तो जन सैलाब सर उमड़ पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी का रामलला के दर्शन को लेकर क्या कुछ प्लान बनाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात तो अलग है, लेकिन अभी देश की सियासत राजनीति है वो 2 धाराओं में बढ़ चुकी है। एक राम समर्थक, एक राम विरोधी। अगर सियासत ही करवट ले चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। जितने भी विधर्मी पार्टियां हैं जो आज दिखाने की कोशिश कर रही है कि भगवान श्री राम हमारे भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राम के हम नहीं पूजते हैं, उन सारे लोगों ने इस पूरे माहौल को खराब किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के लेकर जो उत्साह थी, वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक एजेंडा में शामिल है। लेकिन क्या राजनीति के नाम पर आप हिंदुओं को दबाते रहेंगे? हिंदू जागृत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में भी प्लानिंग बनी कि हमने मंदिर तो बना दिया, लेकिन चुनाव तक क्या ये पेश बरकरार रहेगा? क्योंकि अब तक तो लोग सड़कों पर थे, जुलूस निकाल रहे थे, उनकी तैयारी भी ऐसी रही, उत्साह उतना ही, और ये लोग धीरे धीरे जाएंगे भी। एक दिन में 5 लाख से ज्यादा राम भक्त वहां पर रामलला के दर्शन करने पहुंचे। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्लानिंग बनाई कि कम से कम हम तो जो हमारे अंदर में है, हमारे सरकारें जिन स्टेट्स में है, उन मुख्यमंत्रियों को हम वहां बुलाए नहीं। इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि उस समय कई ऐसे प्रोटोकॉल थे जिसमें परेशानियां हो सकती थी, तो उन लोगों को वहां पर भेजें। अलग अलग राज्यों में ही तो चुनाव होते हैं। लोकसभा का चुनाव कोई ऐसा तो होता नहीं है कि राज्यों के सीटों के अलावा कोई सीट आ जाए। तो राज्य के मुख्यमंत्री को भी दिखाना पड़ेगा, अपनी आस्था का प्रदर्शन करना पड़ेगा पूरी कैबिनेट के साथ। जब पूरे राज्य के कैबिनेट अयोध्या में होगी तो उस दिन कम से कम मीडिया वाले को भी दिखाना पड़ेगा कि ये लोग वहां पर राम भक्त बनकर गए हैं। तो भाजपा की प्लानिंग यही है कि चुनाव तक कम से कम लोगों के जेहन में ये तो रहे कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मंदिर बनने की खबर उनके घर तक पहुंचती या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये भाजपा की सरकार है, पीएम है
मोदी तो इस बात की जानकारी घर घर तक होनी चाहिए और घर घर से एक लोग कम से कम अयोध्या जरूर जाए, इसकी व्यवस्था ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल सर, तो पूरा देश राममय है, तो वहीं आज का दिन भी काफी अहम है। समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वंचितों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है आज, और कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को फोन करके बधाई दी। उन्होंने सब परिवार अपने आवास पर आने का निमंत्रण भी दिया। तो वहीं इस फैसले पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा, कांग्रेस सरकार में रही उसके कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर का कोई भी सम्मान नहीं किया है। जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई वो बीजेपी ने कर दिया। भारत रत्न का ऐलान, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। राजनीति है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसमें यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति ऐसी है जिसमें ये सारे नेता जो इंडी अलायंस बना रहे थे, अभी टूटने वाली स्थिति में है, इन सबको एक बार बैठ कर राजनीति सीखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम को देखना चाहिए कि ये जो एक फैसला लेते हैं उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये रात भर मीटिंग करके बिहार में बेचैन होंगे कि ये क्या कर दिया। 2 दिन तो हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे थे, जन्म शताब्दी समारोह, कर्पूरी ठाकुर को लेकर चर्चा कर रहे थे कि कैसे ईबीसी और ओबीसी की पॉलिटिक्स में ये जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है उसको हम अपने तरफ कर ले। और अचानक से ये घोषणा होती है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। ये कर्पूरी ठाकुर जननायक कहे जाते हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने रिजर्वेशन को भी अलग अलग लेयर में बांटा था। और अभी जितने भी रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहल की गई है कि ये जो सवर्णों को भी ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिकली वीकर क्लास जो हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये तो कर्पूरी ठाकुर ने पहले कहा था। इन लोगों ने लागू किया कभी? बिहार सरकार ने लागू किया। ये लोग तो चाह रहे थे कि ईबीसी जो वहां पर है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसका वोट किसके पाले में जाए। नीतीश कुमार अपनी चाल चल रहे और लालू यादव अपने तरीके से। इस बीच एक फैसला पीएम मोदी करते हैं और भारत रत्न दे देते हैं। इसके बाद इन लोगों के पास क्या मंच पर बोलने लायक स्थिति रहेगी कि हम कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ चलते हैं? उनसे एक मुद्दा छीन लिया गया और इसलिए कहा जाता है कि ये राजनीति सीखने की जरूरत है इन लोगों को कि अभी कुछ समय और लगाएं, पीएम मोदी के शरण में रहें, शागिर्दी में रहें, तब आएगी राजनीति इन लोगों को कि कैसे राजनीति को बदला जाता है। अचानक से एक हैरान करने वाले फैसले पूरे राज्य की सियासत में एक भूचाल ला देता है। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जो अब टूट के कगार पर है। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि वो लोकसभा चुनाव सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन को लेकर 2 टूक जवाब दे दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवत मान ने कह दिया कि पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया, टीएमसी ने भी ऐलान कर दिया। क्या ये दोनों ही पार्टियां विपक्षी गठबंधन से अलग होगी? ये 2 पार्टियां ही नहीं, अगर देखा जाए तो भी और पार्टियां नंबर लगाए हुए हैं। इंडी अलायंस, ये इंडी शब्द रह जाएगा, अलायंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंडी शब्द जो है वही 4 पार्टियां रह सकती है। उसमें कांग्रेस और उसके आसपास कुछ राज्यों में वामपंथी पार्टियों के साथ रहेंगे और जो पुराने इनके सहयोगी हैं, जैसे शरद पवार रह सकते हैं, उद्धव ठाकरे मजबूरी में रह सकते हैं। तो ये 4 पार्टियों के अलावा इनके साथ है कौन? नीतीश कुमार खुद से अब कांग्रेस के ऊपर बता रहे हैं, हमला कर रहे हैं। किस बात को लेकर? कर्पूरी ठाकुर को अब तक क्यों इग्नोर किया जाता रहा। लालू यादव
अपने चाल चल रहे हैं कि अगर कांग्रेस से गठबंधन भी किया जाए तो किसी तरीके से एक दो सीटों पर इसको टरका दिया जाए। कांग्रेस वहां पर परेशान है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी साथ आने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यह मानकर बैठी है कि अगर कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करना चाहती है तो हमारे ऑफर को ही स्वीकार करना पड़ेगा। पंजाब में गठबंधन खत्म, क्योंकि कांग्रेस ने भी कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये गठबंधन बचा कहां है जो पहले से कुछ राज्यों में गठबंधन था कांग्रेस का, एमवीए हो महाराष्ट्र में या फिर महागठबंधन हो बिहार में, उसमें भी दरार पड़ी हुई है। तो नया गठबंधन हो ही नहीं सकता। ये तो इंडी अलायंस में अलायंस शब्द को हटा दीजिए, ये बचे खुचे जो हैं वो धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकल जाएंगे। जी, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां जबरदस्त हलचल तेज है। नीतीश सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त बिहार की सरकार गिर सकती है, जिसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। बड़ी खबर ये आज सामने आई कि गठबंधन के विधायक बगावत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू के 45 में से 24 विधायक बगावत कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। साथ ही सीपीआईएमएल के 12 में से 9 विधायक भी पाला बदलने के मूड में हैं। अगर ये विधायक वाकई में बगावत करते हैं तो नीतीश की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो बड़ा खेल बिहार में होने वाला है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में? क्या सरकार गिरने की बारी आ गई है? देखिए, नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे जैसा लगता है। नीतीश कुमार बगावत से पहले हो सकता है कि पलटी मार ले। वो देख रहे हैं, स्थितियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये जो कुछ समय से जिस तरीके की स्थितियां बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार ने कभी भी महागठबंधन के किसी नेता के साथ बेहतर संबंध की बात नहीं की। पिछले दिनों नीतीश कुमार का एक पोस्टर जारी हुआ नियुक्ति पत्र को लेकर, उसमें तेजस्वी यादव गायब थे। नीतीश कुमार की सरकार ने बिजली पर एक पूरे पेज का एडवर्टीजमेंट दिया, उसमें तेजस्वी यादव गायब थे। नीतीश कुमार की पार्टी ने जो एडवर्टीजमेंट दिया उसमें कहा गया कि देखिए, लालू राज में, यानी कि नीतीश के मुख्यमंत्री बनने से पहले 2023 से पहले क्या स्थिति थी, अब हमने क्या बदलाव किया है। पूरा क्रेडिट खुद में लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव परेशान हैं और इसलिए यह कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार इस बदले हुए हालात में यही चाहते हैं कि सारे विधायक हमारे साथ रहें, हम पाला बदल लें, कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर ले। मतलब सरकार बदलेगी, पार्टी टूटेगी या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार बदलने की पूरी संभावना बिहार में दिखाई पड़ रही है। आज की आखिरी खबर में बात ईडी एक्शन की। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल में आज ईडी का जबरदस्त एक्शन नजर आया। शरद पवार के पोते और महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार पूछताछ के सिलसिले में आज ईडी के दफ्तर पहुंचे। रोहित के साथ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत रोहित पवार को तलब किया गया था। तो वहीं ईडी ने एक बार फिर राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर दस्तक दी। सुबह सुबह ईडी की टीम शेख के घर पहुंची तो वहां दरवाजे पर ताले लगे मिले। तालों को तोड़ दिया गया। ईडी की टीमें आवास में घुसी और अंदर से ही गेट बंद कर दिया गया। हर एक चीज की तलाशी ली जा रही है। इन दोनों ही राज्यों में ईडी किस तरह से एक्शन में है? देखिए, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, अब तक शरद पवार बचे कैसे हैं ये बड़ा आश्चर्य लगता है। जिस शरद पवार के ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला 6000 करोड़ का, इनका पूरा परिवार जो बारामती एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, ये पूरा के पूरी कंपनी ही करप्ट दिखाई पड़ रही है, जिसमें शरद पवार का भी नाम है, सुप्रिया सुले भी हैं, पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, प्रतिभा पवार भी है जो शरद पवार की वाइफ है, और रोहित पवार भी हैं, ये उनके पोते हैं। ये पूरा का पूरा परिवार ही करप्ट रहा है। तो इसमें ईडी अभी पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद रोहित पवार और सुप्रिया सुले ये दोनों की गिरफ्तारी होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डिंग बॉडी में इन लोगों का नाम है, उसमें एक कोऑपरेटिव बैंक को दिवालिया घोषित किया जाता है और उसके बाद उसको गलत तरीके से खरीदा जाता है। खरीदने का तरीका क्या है, उसमें जो बिडर हैं वो बिडर भी इसी
के बताए हुए हैं, बनाए हुए हैं, जिसके लिए पैसा भी इन्हीं लोगों ने दिया है बिड के लिए, और फिर ये उस पर कब्जा करते हैं और जितने में वो लाया जाता है उससे दुगना फिर से कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित हो जाता है। ये जो कॉन्स्पिरेसी की गई है उसका उद्घाटन तो होना ही है, और ईडी पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, हर जगह पर करप्ट लोगों को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आदेश साफ है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, विपक्षी पार्टी के नेता कहेंगे कि ये विपक्षी पार्टी के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, लेकिन दबाव में नहीं आना है, सबूत सही होना चाहिए। कोर्ट से इन लोगों को सजा दिलवाने लायक सबूत होगा तो फिर पीएम मोदी रोकने वाले नहीं है पॉलिटिकल प्रेशर के आधार पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।